रोका वेतन, लापरवाही पर आरटीओ को किया सस्पेंड। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने किया पलटवार। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा, अव्यवस्था का राग अलाप कर राज्य की छवि धूमिल कर रही कांग्रेस। बाबा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के लिए 31 मई तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं पूरी तरह से फुल। बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के लिए भी 25 मई के बाद भी होंगे नए पंजीकरण। शुरुआती व्यवस्था के बाद पटरी पर लौट रही चारधाम यात्रा। सरकार की सख्ती के बाद यमुनोत्री धाम में पैदल मार्ग की दूरी तय करने के लिए प्री पेड टोकन व्यवस्था की गई लागू। श्री हेमकुंड धाम के लिए खुले गए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण। मैनेजमेंट ट्रस्ट ने ऋषिकेश में की ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था। श्रद्धालुओं द्वारा केदारनाथ में कुत्ता लेकर पहुंचने पर मचा बवाल। मंदिर कमेटी ने जताई कड़ी आपत्ति, कानूनी कार्रवाई की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने हर की पौड़ी पर दूध अभिषेक किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान, युवा मोर्चा व पदाधिकारियों ने सीएम धामी चंपावत चुनाव में प्रचंड जीत के लिए मां गंगा में दूध अभिषेक कर प्रसाद वितरण किया गया। आगामी 30 मई को चंपावत विधानसभा में उपचुनाव होंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हितेश चौहान, महामंत्री अमन चौहान, दीपांशु शर्मा समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड में मार्च के महीने में बिजली का संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते मार्च के महीने से ये संकट है। आपको बता दें, बिजली दूसरे राज्य से महंगी दरों पर खरीदनी पड़ रही है और जनता को भी महंगी दरों पर उपलब्ध हो रही है। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने राज्य सरकार को सुरिंग गार्ड पावर प्रोजेक्ट की बिजली को जनता तक पहुंचाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में यूजेवीएनएल का 5 मेगावाट का सुरिंगाड़ पावर प्रोजेक्ट जून 2021 से बनकर तैयार है, लेकिन इसकी बिजली का अभी तक उपयोग नहीं हो पा रहा है और रोजाना 5 मेगावाट बिजली हर दिन बर्बाद हो रही है। ऐसा ही रहा तो मार्च 2023 तक भी यही स्थिति बनी रहेगी। आपको बता दें, पिथौरागढ़ में वर्ष 2018 में आई आपदा के दौरान सुरिंगगाड़ पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा था। देखिए, मुझे लगता है एक तरफ बिजली का संकट है, दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकार ने अभी 20% दामों की वृद्धि की थी बिजली में, और अब यूपीसीएल ने उन्हें फिर से प्रस्ताव भेजा है कि 40% तक की वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर पा रहे अभी की जो स्थिति है। ये जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको पुनः सत्ता में स्थापित करने का एक तोहफा है, मैं कहूंगी। और दूसरी तरफ आपने देखा कि एक तरफ आप कह रहे हैं बिजली का संकट है, दूसरी तरफ 5 मेगावाट जो बिजली है वो उत्पादित हो रही है। सुरिंगाड़ जो पिथौरागढ़ में 2021 से आपका पावर प्लांट बना हुआ है, उत्पाद हो रहा है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन ना होने की वजह से बिजली जो है आम जनमानस तक पहुंच नहीं पा रही है, तो वो बिजली आपकी जो है वेस्ट हो रही है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद जो विवाद इस एसोसिएशन के लंबे समय से अध्यक्ष रहे हीरा सिंह बिष्ट के साथ जुड़ा था, वही विवाद एक बार फिर गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर शुरू हो गया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पूर्व अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट को सीएयू और देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन से दरकिनार कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे नाराज हीरा सिंह बिष्ट ने टूर्नामेंट के पहले ही मैच में मैदान पर धरना देने का फैसला लिया है। इन्हीं नाराजगी को लेकर हीरा सिंह बिष्ट से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को बीसीसीआई की मान्यता हाल ही में मिली है, लेकिन इस कमेटी में जो भी मेंबर बनाए गए हैं उसमें एक नाम जो है वो दरकिनार किया गया है, जिसने उत्तराखंड क्रिकेट को 80 के दशक में एक नई पहचान दिलाई थी और क्रिकेट को आगे लेकर के गए थे। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी ने उत्तराखंड क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सीएयू में उन्हीं के नाम को लेकर
अभी संशय बना हुआ है, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ है। सर, 38वां एडिशन होने जा रहा है गोल्ड कप का, CAU का भी गठन हो गया है, नाराजगी किस बात को लेकर है? मेरे में तो कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ शुरू से। हमने बनाया, सींचा खून पसीने से, बच्चों का पेट काट के लगाया इसमें। ऐसे नहीं चलता ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग टूर्नामेंट को ले गए। तो मैंने अपना धर्म किया, अपना फर्ज को अदा किया। अब मैंने जाना क्या हो रहा। मुझे अफसोस थोड़ा इस बात की चिंता हुई कि मैंने अभी लिस्ट देखी, गोल्ड कप हो रहा। गोल्ड कप जाना जाता है हमारी टीम से 4-5 लोगों से। मैं हो गया, वर्मा जी हो गए, मेघवाल जी हो गए, जिंदल जी हो गए। हम लोग शुरू से जुड़े थे। अब उससे मेरा नाम ही हटा दिया। भाई कोई बैठक नहीं हुई, कोई सूचना नहीं, मेरे से कोई जानकारी नहीं ली गई। आप इतने पावरफुल हो गए, जिसको चाहे घर बैठ के बना दोगे, जिसको चाहे हटा दोगे। तो मैंने तो सींचा है इसको, मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। उत्तराखंड का पूरे देश की टीमें इसमें आई है। कैसे लोगों से चंदा ले लेकर भीख मांग मांग करके हमने खड़ा किया इस संगठन को। मुझे अफसोस सी बात है कि मुझे पूछ लेते, मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरी वो नहीं है। मेरे से कोई सुयोग्य व्यक्ति आ रहा, कौन क्यों बना रहे, लेकिन कोई सूचना नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं। तो ये घर की क्रिकेट बन के रहेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हीरा सिंह बिष्ट जी, जिन्होंने उत्तराखंड क्रिकेट को बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचाया है। लेकिन CAU और जो अभी हाल ही में गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें उनके नाम को सीधा सीधा दरकिनार किया है। और उन्होंने ये फैसला लिया है कि 20 तारीख को, जिस दिन इस टूर्नामेंट का आगाज होगा, उस दिन वो वेन्यू पर जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ अभिषेक कुमार, K न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में 80 के दशक में शुरू हुए ऑल इंडिया गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 38वां सीजन 20 मई से देहरादून में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको 4 ग्रुपों में बांटा गया है। कोविड-19 के चलते 2 साल के बाद इस टूर्नामेंट का आयोजन एक बार फिर उत्तराखंड में हो रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से संबद्ध रखने वाली देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। इस टूर्नामेंट में चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जैसी कई और बड़ी टीमें हिस्सा ले रही हैं। 20 मई से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जून को खेला जाएगा। 20 मई से स्टार्ट होकर 5 जून को इसका समापन होगा। 5 जून को फाइनल होगा। 5 जून को ही फाइनल करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कितनी टीमें? 16। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के मैनेजमेंट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों के लिए अत्याधुनिक वाटर सिस्टम का लोकार्पण किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री के सुर बदले हुए नजर आए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि कैपेसिटी सिस्टम से यात्री चारधाम यात्रा करेंगे और यात्रियों की संख्या को देखकर हम सीख रहे हैं और आने वाले वक्त में इन सबसे सीखकर व्यवस्था में सुधार के लिए जो सुधार है वो किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को दिक्कत ना हो। ना आने का नहीं है। हमने लोगों से आग्रह किया है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम करेंगे। ऑनलाइन के अंदर भी सूचना देने की व्यवस्था की जा रही है। हम इस पूरे सिस्टम से सीख रहे हैं। जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, चार धाम को यात्रा करना चाहता है, कोई चार धाम यात्रा नहीं करना चाहता, एक ही धाम करना चाहता है, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है और कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। धीरे धीरे हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे। हम निरंतर सीख रहे हैं। जैसी जैसी लोगों की डिमांड्स है उसके अनुरूप कार्य होता है। धन्यवाद। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वत्सल फाउंडेशन की सचिव श्वेता माशीवाल द्वारा रामनगर में आम डंडा खत्ता के निवासियों को बिजली, पेयजल और विद्यालय जैसी मूलभूत सुविधाएं दिलाए जाने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। मामले को सुनने पर कोर्ट की खंडपीठ ने भारत सरकार के वन सचिव, सदस्य सचिव, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड प्रमुख, वन जीव संरक्षक, उत्तराखंड निदेशक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अधिशासी अभियंता, UPCL रामनगर अधिशासी अभियंता, जल संस्थान रामनगर, जिलाधिकारी नैनीताल, मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल को नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें, श्वेता मासीवाल उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उन्होंने कहा है कि आम डंडा क्षेत्र में विद्युतीकरण को लेकर 2015 में धनराशि आवंटित की गई थी और संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आम डंडा में विद्युतीकरण के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा जाना है, जबकि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सिर्फ प्रति हेक्टेयर 75 से अधिक पेड़ काटे जाने पर ही वनग्राम में विद्युतीकरण हेतु केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। 14 पेड़ों की लॉपिंग हो रही है और एक भी पेड़ नहीं। आमडंडा खत्ता रामनगर में है, जहां के मूल निवासियों द्वारा यहाँ याचिका दायर की गई थी कि उनको बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं आज़ादी के इतने सालों बाद भी उपलब्ध नहीं है और बार बार राज्य सरकार से निवेदन करने के बाद भी उनके बच्चे अंधेरे में रहते हैं। वहाँ पढ़ाई की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है और चिकित्सा की भी सुविधा नहीं है, जिस पर कोर्ट ने पूर्व में जवाब मांगे थे। और आज जो जवाब दाखिल किए गए थे उसमें निदेशक कॉर्बेट जो तत्कालीन थे उनके द्वारा कहा गया कि बिजली की लाइन नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ये काम नहीं हो सकता। जबकि यूपीसीएल की ओर से जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का जवाब था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो बिजली की लाइन बिछनी है उसमें मात्र 14 पेड़ों की लॉपिंग हो रही है और एक भी पेड़ नहीं कट रहा है, तो ऐसी परमिशन दी जा सकती है। खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ धाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक यूट्यूबर अपने पालतू कुत्ते के साथ बाबा केदार के मुख्य मंदिर के आगे पूजा अर्चना कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि यूट्यूबर अपने कुत्ते से मंदिर के आगे स्थित नंदी भगवान की मूर्ति पर माथा टिकवा रहा है, साथ ही कुत्ते से हाथ भी जुड़वा रहा है, जबकि नंदी भगवान के पुजारी कुत्ते पर तिलक लगा रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर फैलने के बाद बाबा के प्रति आस्था रखने वाले कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और मंदिर समिति पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मामले में बद्री केदार मंदिर समिति ने भी कड़ी आपत्ति जताई और यूट्यूबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ में सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर समाचारों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि भगत तो आ ही रहे हैं, लेकिन घर के अपने पालतू कुत्तों को केदारनाथ में ला करके जो एक भक्त की श्रद्धा, एक भक्त के भाव होते हैं, उस तरह से अपने पालतू कुत्तों को भी उनके पाँव जो है कुत्ते के हाथ नहीं माने जाते हैं, कुत्ते के जो 4 पैर माने जाते हैं और कुत्ते के पैर भगवान को डायरेक्ट जो है नंदी जी को छुआना एक बहुत बड़ा अपराध है और धर्म के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मंदिर के मुख्य द्वार के समीप भगवान नंदी की प्रतिमा है, उसके प्रतिमा का पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं और उसके साथ में ही वो कुत्ते के पंजों के द्वारा भी भगवान नंदी की प्रतिमा को छुआ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के पश्चात मुझे तमाम स्तरों से सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत स्तर से लोगों ने संदेश भेजे हैं और जिसमें उन्होंने अपनी गहरी नाराजगी जताई है और धार्मिक भावनाओं के आहत होने की बात कही है। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान केदारनाथ जी करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जो धार्मिक स्थल है उनकी मान्यताओं, उनकी गरिमाओं के साथ छेड़छाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैंने जो मंदिर समिति के अपने मुख्य कार्याधिकारी हैं उनको लिखित में निर्देश जारी करे हैं कि वो इस संदर्भ में विधि सम्मत कार्रवाई करें। श्री शिरडी साईं बाबा के स्थापना दिवस पर श्री सनातन धर्म मंदिर में प्रातः बाबा का अद्भुत श्रृंगार बाबा भक्तों द्वारा किया गया। तत्पश्चात बाबा का विशाल भंडारा आयोजित किया गया। श्री शिरडी साईं सेवा समिति के अध्यक्ष कमल जिंदल ने बताया कि बाबा के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा का श्रृंगार व भंडारा किया गया है। वरिष्ठ समाज सेवी समिति के कोषाध्यक्ष महेश मित्तल ने कहा कि बाबा की महिमा अपरंपार है। उनका आशीर्वाद से हर वर्ष भक्तजन अटूट श्रद्धा व विश्वास के साथ बाबा की महिमा का गुणगान करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। साईं बाबा की जो मंदिर में हमने मूर्ति स्थापना कराई थी सबके सहयोग से, तो उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष कड़ी चावल का प्रसाद बांटा जाता है और हम साईं बाबा से, परमपिता परमात्मा से अपने देश की खुशहाली के लिए, अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। 11 साल ये हम
साई भक्त और हर एक समाज के लोग आते हैं। वाले साई बाबा का स्थापना दिवस मनाते हैं और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है कड़ी चावल का प्रसाद वितरण होता है। भक्तों में सुबह से बहुत उत्साह है। बाबा का सुबह श्रृंगार हुआ है, स्नान ध्यान करवा करके सुंदर श्रृंगार हुआ है। उसके बाद भक्तों की यहाँ भीड़ आप देख रहे हैं बहुत लगी हुई है और लोग बड़े चाव से कड़ी चावल का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भारी बारिश से कुमाऊं को गढ़वाल के चौथान इलाके से जोड़ने वाला देघाट घाटगाड़ जगतपुरी मार्ग बंद हो गया। भारी बारिश के कारण देघाट घाटगाड़ जगतपुरी को पौड़ी गढ़वाल के चौथान से जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग घाटगाड़ और सुरमोली के बीच पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस मार्ग पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है। जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बन जाता तब तक इस मार्ग पर बिना स्थानीय लोगों से जानकारी लिए यात्रा करने पर लोग फंस सकते हैं। लक्सर क्षेत्र के करीब 40,000 किसान यूरिया खाद व डीएपी खाद के लिए गन्ना समिति व सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं। समितियों पर ना यूरिया है और ना ही डीएपी खाद और ना ही जल्दी आने की उम्मीद भी नहीं है। दरअसल समितियों से बिक रहे खाद का डाटा ऑनलाइन नहीं हुआ है। इससे सरकारी दस्तावेजों में अभी समितियों पर स्टॉक मौजूद दिखा रहा है। लक्सर तहसील में 40,000 से अधिक किसान हैं। इन किसानों को इस समय अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल के साथ ही पशुओं के हरे चारे के लिए बोई गई चेरी, ज्वार व बाजरा की फसल में डालने के लिए यूरिया खाद की ज़रूरत पड़ रही है। इनमें से ज़्यादातर किसान लक्सर की गन्ना समिति या अपनी किसान सेवा सहकारी समिति से खाद लेते हैं। यहाँ से एक तो किसानों को साल भर के लिए उधार खाद मिल जाती है, दूसरा इफ़को से सीधी आपूर्ति होने के कारण इसमें मिलावट की संभावना भी नहीं होती है। सच्चाई यहाँ के यूरिया की जब जब किसान को जरूरत पड़ा वह किल्लत होनी होनी, ये शासन का फेलियर है। चाहे बीज की जरूरत पड़ो किसान को वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी, खाद की जरूरत पड़ो वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी, गन्ना बेचना होगा वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी। हमने जो हमारे डॉक्टर हरभजन सिंह हैं उनको हमने अपनी डिमांड लगा रखी है, भेज रखी है और इसी सप्ताह जल्दी जल्दी खाद आ जाएगा और सबसे पहले किसानों की खाद की पूर्ति की जाएगी। समिति बार बार इफ़को एरिया मैनेजर से संपर्क में है और वो कह रहे हैं एरिया मैनेजर कि इसी सप्ताह डीएपी और यूरिया दोनों की रैक लग जाएगी और हमें भरपूर मात्रा में खाद मिलने की पूरी उम्मीद है। किसानों की समस्या हमारे लगभग किसान अभी 25% किसानों की डिमांड अभी उसमें है, कुछ की पूर्ति हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए अवतार में नजर आए हैं। परिवहन विभाग में मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण करते हुए परिवहन अधिकारी को निलंबित कर दिया है, जबकि परिवहन विभाग के कई कर्मचारियों से जवाब तलब भी किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि या तो सुधर जाएं, नहीं तो ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। करीब 80% कर्मचारी 10 बजे के बाद तक अपने कार्यालय में नहीं पहुंचे थे। यहां तक कि परिवहन अधिकारी दिनेश चंद्र पठोई भी अपनी कुर्सी से नदारद थे। देखिए, ये हमने ये तय किया है कि जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनका जो भी समय है उस समय पर सभी लोग अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। ये आदेश हमारे यहाँ पर मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को गए हुए हैं और सभी से हमने ये भी कहा है कि भाई ठीक समय पर पहुँचें, ठीक समय पर जनता की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करें। आज आरटीओ ऑफिस की पिछले काफ़ी दिनों से जो है इस प्रकार के समाचार आ रहे थे कि लोगों को जाने पर वहाँ पर लोग नहीं पाए जाते हैं। तो आज मैं ठीक वहाँ पर 10 बजे जो ऑफिस खुलने का टाइम होता है मैं 10 बजे पहुँचा हूँ। 10:15 तक मैंने सबका वेट किया है। जो भी लोग उस पर नहीं आए हैं और आरटीओ ऑफिस के जो आरटीओ हैं वो चूँकि उस ऑफिस के हेड होने के नाते उस ऑफिस में जो भी अव्यवस्था थी उसके कारण से उनको भी सस्पेंड करने का आदेश किया है और साथ में जो अनुपस्थित पाए गए हैं उन सभी से जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है और आगे हमने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी दफ्तरों पर जो भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उन सभी सरकारी दफ्तरों पर
जहाँ भी ठीक से काम नहीं होगा, जहाँ पर ठीक से लोग नहीं आएंगे, ठीक समय सीमा पर समय जो तय है उस समय पर नहीं पहुँचेंगे, तो उनके खिलाफ आगे भी इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है। अपात्र राशन कार्डों को सरेंडर कराने में खाद्य विभाग के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। लक्सर क्षेत्र में जहां अपात्रों की संख्या हजारों में होना बताया जा रहा है, वहां अभी तक मात्र 20 राशन कार्ड ही विभाग के दफ्तर में सरेंडर हो चुके हैं, जबकि डेडलाइन 31 मई घोषित की गई है। आपको बता दें, खाद्य मंत्रालय ने एक विशेष आदेश जारी किया है, जिसके तहत ऐसे तमाम राशन कार्ड धारक अपात्र माने जाएंगे जिनकी मंथली इनकम 15,000 है या फिर जिनके पास अपना 1100 फीट से अधिक मकान और 2 पहिया और 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर आदि हैं। इसके अलावा सहकारी महकमों से सेवानिवृत्त कर्मचारी आदि अपात्र की श्रेणी में आएंगे। मंत्रालय ने ऐसे सभी राशन कार्ड धारकों को 31 मई तक अपने राशन कार्ड खाद्य विभाग के दफ्तरों में सरेंडर करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा सभी राशन दुकानों पर बैनर लगाए गए हैं पात्र अपात्रता के, और इसकी अवधि 31 मई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने कहा कि जो लोग इससे प्रभावित हैं वे 2 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष समस्त पेपरों के साथ कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इस संबंध में कोर्ट ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री को आदेश दिए कि वे 2 प्रचलित समाचार पत्रों में से एक पब्लिक नोटिस शीघ्र प्रकाशित करें। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद तिथि जो है उसकी नियत की गई है। मामले के अनुसार 9 नवंबर 2016 को हाई कोर्ट ने रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 हफ्तों के भीतर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। 5 लोगों ने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन दी थी इस आशय की कि अभी हमको सुन लिया जाए। हमारे 5 लोगों के पास में एक नक्शा है जो रेलवे डिपार्टमेंट का ही है, जिसमें ये कहा गया है कि रेलवे डिपार्टमेंट की जो ज़मीन है वो पश्चिम साइड को 13 मीटर है, यानी करीब 45 फीट बैठेगी। तो हमारा कहना यह है कि 45 फीट ज़मीन छोड़ करके बाकी जो लोग बसे हुए हैं उनको बसे रहने दिया जाए, और इसी बात के लिए हमने कहा था कि तब तक के लिए इस जजमेंट को रोका जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं 4,600 जितने भी लोग हैं उन सब के लिए एक जनरल नोटिस अखबार में छपेगा कोर्ट की तरफ से, और उन सबको हक हासिल होगा कि वो 2 हफ्ते में अपना एतराज़ दाखिल कर सकते हैं कोर्ट के सामने, और अगर चाहें तो इंटरवेंशन डाल सकते हैं। जो कुछ भी उन्हें कहना हो वो कह दें इसमें आकर के, उसके बाद में फिर कोर्ट अगली सिटिंग में डिसीजन लेगी। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में सीधी भर्ती में लंबी कूद लगाने आई पुलिस कांस्टेबल असलम की पत्नी अंजुम ज़ायरा ने सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया था, लेकिन नौकरी के लिए लंबी कूद के लिए फर्जीवाड़ा कर उसने अपनी जगह दूसरी युवती को भेज दिया था। बताया जा रहा है कि 2 बार लंबी कूद लगाने वाली युवती पुलिस लाइन में ही कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बेटी थी। इस दौरान सीधी भर्ती बोर्ड में शामिल सीईओ निहारिका सेमवाल की नज़र तीसरे चरण में कूद रही अंजुम ज़ायरा पर पड़ी, तो उन्होंने शक होने पर उसको रोक लिया। जब सीसीटीवी कैमरे में चेक किया तो हकीकत कुछ और निकली। एसएसपी के आदेश पर सिडकुल थाने में कांस्टेबल असलम की पत्नी अंजुम ज़ायरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और महिला अभ्यर्थी के पति असलम को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं लंबी कूद लगाने वाली लड़की के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।
पुलिस लाइन में जो आजकल महिला अभ्यर्थियों की भर्ती चल रही है, इसमें कल एक प्रकरण सामने आया जिसमें एक महिला अभ्यर्थी द्वारा अपने स्थान पर एक दूसरी महिला को खड़ा करके लॉन्ग जंप करवाई गई। ये मामला प्रकाश में आने पर तत्काल उस महिला का कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया गया और उसके एवं जिस महिला ने उसके स्थान पर जंप मारी थी उन दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त महिला का पति भी पुलिस में कार्यरत है और वहीं पुलिस लाइन में रह रहा है और यह पाया गया प्रथम दृष्टया कि उसकी भी भूमिका इसमें संदिग्ध है। इस आधार पर उस कांस्टेबल को निलंबित किया गया है और उसके विरुद्ध प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई। रानीपुर कोतवाली के गैस प्लांट चौकी भारत पेट्रोलियम कंपनी के लगभग 25 लाख कीमत के पाइप चोरी होने के संबंध में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव दीपक बख्शी के द्वारा थाना रानीपुर में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया गया कि शिवालिक नगर स्थित अटल वाटिका के पास भारत पेट्रोलियम गैस के संयुक्त उपकरण कंपनी के 65 स्टील के पाइप चोरी हो गए हैं। स्वतंत्र कुमार एसपी सिटी ने बताया कि चोरी की जानकारी मिलने के बाद संबंधित धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर टीम बना के मामले की जांच की जा रही। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम रामप्रसाद पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम मुकद्दरपुर थाना मझिला जिला हरदोई बताया जा रहा है। ये 16/17 की रात्रि का घटना है। एक भारत पेट्रोलियम और गेल का संयुक्त उपक्रम से सीएनजी पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। अटल वाटिका के पास इनकी पाइप्स रखी गई थी, जो पाइप लगभग 12 मीटर लंबी हैं और 6 इंच चौड़ी पाइप हैं। ये स्पेशली सीएनजी गैस के लिए ही उपयोग में लाई जाती हैं, वो पाइप हैं। चोरी की घटना करने वाले थे और एक ट्रक में लगभग 65 पाइप बरामद की गई हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू इस समय 25 लाख रुपए है। इसमें जो ट्रक ड्राइवर है रामप्रसाद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक व्यक्ति जो ये पाइप लेके जा रहा था अपने यहाँ, उसके लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है और उनके ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। बीते दिनों शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हथियारों के दम पर की गई इस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी किया गया माल भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। गौरतलब है कि पुलिस ने एक बार फिर वारदात का खुलासा करने के लिए मुखबिरों की मदद लेकर सफलता हासिल की। क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता से अधिक मुखबिरों का नेटवर्क माना जा रहा है, जिससे कई बड़े खुलासे में मदद मिली है। यही नहीं, इस चोरी की वारदात में एसओजी टीम ने भी अपना पूरा जोर लगाया। पुलिस ने फिलहाल 4 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। 3 मई और 4 मई की मध्य रात्रि में जो एक संगीन वारदात प्रकाश में आई थी, जिसमें आईटीआई थाना क्षेत्र में श्री पैग्या जी का जो पुश्तैनी मकान है, तो बहुत बड़ा मकान में कुछ अज्ञात व्यक्तिगण द्वारा असलाहों से लैस होकर, मतलब कट्टा और ऐसे असलाहों को लेकर उनके घर में मतलब नकबजनी किया गया था। नकबजनी करके भारी मात्रा में संपत्ति ले गए थे। तो अच्छी बात यह रही कि वहाँ पे कोई डैमेज नहीं हुआ था, लाइफ को और क्या बोलते हैं बॉडी को कोई डैमेज नहीं हुआ था। पर इतना संगीन घटना को सीरियसनेस से लेते हुए मैंने एक स्पेशल टीम बनाया था सीओ के नेतृत्व में, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, और अब ऐसे एसओजी इंचार्ज, चौकी इंचार्ज पेगा, सब ने मिलके एक विशेष टीम गया था कि त्वरित निवारण के लिए। इस टीम ने मोर देन 300 कैमरास देखा है और टेक्निकल और मैनुअल के आधार पर लगातार कम से कम 15 दिन मेहनत किया है। तो इसी का फल है, इसी का नतीजा है कि एक अच्छी सफलता मिली है। आज इसका 4वां अभियुक्त जो है अरेस्ट हो गया है। और अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के